हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन बुक है, मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 के जो तीनों लेसन्स थे वो हमने कंप्लीट किए, और वहीं हम दूसरे यूनिट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन, कॉलबर्ग और यूरी के बारे में, हम तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अब वीडियो होने वाली है वो आपकी होने वाली है यूनिट नंबर 3 से, लेसन नंबर 1, सामाजिक अंतरक्रिया से उदित सरोकार और विकास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए यूनिट नंबर 3 की तरफ जाकर। और लेसन नंबर जो है हमारा वो है आपका 1। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग अभी कहाँ आ चुके हैं। कोल्सबर्ग वाले को, इसको भी हम स्किप कर ले रहे हैं क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं, और यूरी वाला भी हम कर चुके हैं। तो अब हम यूनिट नंबर 3 में हैं। तो यूनिट नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा वो रहेगा सामाजिक अंतरक्रिया से उदित सरोकार एवं विकास। तो सामाजिक अंतरक्रिया के बाद में जो भी सरोकार और विकास है, जो भी उदित होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपको समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे कि सामाजिक अंतरक्रिया है वो क्या होती है। सामाजिक अंतरक्रिया का बालक के शरीर पर और मानसिक विकास में क्या योगदान होता है ना। बच्चों के अंदर जो है पूर्वाग्रह और द्वंद्व के विकास और स्वरूप को जान सकेंगे, और हिंसा और दुर्व्यवहार को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है पूरा का पूरा कवर करने के चक्कर में हम पूरी की पूरी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो मेन मेन चीज़ें होगी यानी कि टॉपिक आपको समझ में आ जाए, बिफोर एग्ज़ाम आप जो है अच्छी तरीके से टॉपिक को क्लियर कर सको और अपने एग्ज़ाम में लिख सको। तो इतना मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं हम, व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जिसमें समूह में रहने की प्रवृत्ति आदिकाल में है, आदिकाल से पाई जाती है। यानी कि आदिकाल से ही मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, और समाज में रहकर ही जो है अपना जीवन निर्वाह करता है। तो इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के नाम से जाना जाता है। अब शारीरिक जो बनावट है उसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो उसकी संस्कृति का निर्माण, उसका ज्ञान, उसका आविष्कार, कला, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ों को यहाँ पर जो है संचित कर कर मानव समाज की कल्पना को साकार करता है। अब मनुष्य और पशु में विभेद का मुख्य आधार संस्कृति को माना जाता है। संस्कृति के अंतर्गत हस्तांतरण की प्रक्रिया सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। कि अगर कोई संस्कृति है, सपोज अगर आप आज देखिए कि अगर आप में जो जनेऊ की प्रथा है कि आपको जो है भाई थोड़े से आप बड़े होते हो जनेऊ पहनाया जाता है, आपके घरों में जो है दिवाली मनाई जाती है, कोई भी अगर संस्कृति को हम मनाते हैं या उस संस्कृति को हम प्रचलित में रखते हैं, तो वो संस्कृति क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित होती है। तो जानवरों में तो ऐसा नहीं है ना। तो पशु और मनुष्य के अंतर्गत जो दोनों को अलग करता है, दोनों को विभेद करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है वो कौन सा है, वो है आपका संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं कि सामाजिक अंतरक्रिया क्या है। तो अंतरक्रिया के अंतर्गत जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषा संकेतों के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान होता है। अंतरक्रिया के अंतर्गत क्या चीज़ आती है, सामाजिक अंतरक्रिया जो होती है, इस पॉइंट को समझिएगा आराम से कि सामाजिक अंतरक्रिया क्या है। तो सामाजिक अंतरक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो है किसी भी लैंग्वेज को लेकर, किसी भी कोड लैंग्वेज को लेकर, किसी भी इंडिकेशन को लेकर अगर भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मौखिक रूप से, लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता है, तब उसे अंतरक्रिया नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि अंतरक्रिया का मतलब होता है जब किसी भी भाषा का संकेतों के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अंतरक्रिया कहलाएगा। परंतु अगर हम बोलें कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के अंतर्गत अगर मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से अगर आदान प्रदान होगा, तो वो जो है अंतरक्रिया नहीं कहलाएगा। तो व्यक्ति द्वारा किया गया सभी प्रकार का कार्य अंतरक्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। अंतरक्रिया के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष से आना आवश्यक है। आप आप राह में अकेले जा रहे हैं तो सामाजिक अंतरक्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी। परंतु आपकी नज़र दूसरे पर टकराई और दोनों ने मुस्कुराकर स्वागत भी किया, नफरत के भाव दिखाए, तो ये क्या, ये अंतरक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सामाजिक अंतरक्रिया क्या है, कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच के अंदर भाषा संकेत के माध्यम से किसी भी भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया कहलाएगा। अब सामाजिक अंतरक्रिया के समाज में जो है तीन घटक हैं, तीन स्तरों पर घटक हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है, व्यक्ति समूह के बीच में होता है, समूह समूह के बीच में होता है ना। इंडिविजुअल जो है सिर्फ एक व्यक्ति व्यक्ति के बाद में होगा, या इंडिविजुअल और एक पूरे के पूरे ग्रुप के साथ हो सकता है, या फिर ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है ना। तो उसके बाद में हम सबसे पहले देखते हैं तो सामाजिक संपर्क में। तो सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था है।
समाज के अंतर्गत अगर हम संपर्क रखते हैं तो वो सामाजिक संपर्क में सबसे पहली अंतर्क्रिया होगी हमारी, जिसमें हमारा जो है संपर्क शारीरिक रूप से, भौतिक संपर्क के साथ साथ जो है रेडियो, पत्र और टेलीविज़न और संचार के अन्य माध्यमों द्वारा आपस में स्थापित किया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई है। तो प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में रहकर उद्दीपन और प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से ना। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, आमने सामने रहकर जो है अलग अलग तरीके से जो है संपर्क को साधते हैं, जैसे कि भाई टेलीफोन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, है ना। तो ये तो आपको बहुत ईजिली समझ में भी आ गया होगा। फिर हम बात करें संचार की, तो संचार को भी यहाँ पर जो है 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो पूर्ण संचार होता है और एक आपका अपूर्ण संचार होता है। तो देखो, पूर्ण संचार वह संचार माना जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करता है, वो व्यक्त करता है कि ठीक उसी रूप में दूसरे पक्ष द्वारा उसको समझ लिया गया, है ना? जैसे एक्टिव पैसिव देखा है आपने? एक्टिव में क्या होता है, हमने जो बोला वही बोल दिया, पैसिव यानी कि उसने उसकी बात को पलट के बोल दिया। अपूर्ण संचार का मतलब जब दूसरा पक्ष के जब प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा व्यक्त किए गए आवश्य को नहीं समझ पाता है, तो वह अपूर्ण संचार की स्थिति में आ जाता है, ठीक है? जैसे मुस्कुराहट का अर्थ अभिवादन, व्यंग, अपमान, खुशी आदि के रूप में लगाया जा सकता है। अगर अब कोई व्यक्ति सामने से आपको हँस रहा है, तो वो 3 प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको अभिवादन कर रहा हो, आपको ग्रीट कर रहा हो कि जी गुड मॉर्निंग, या हो सकता है वो आपका मज़ाक उड़ा रहा हो आपके चेहरे को देखकर, हो सकता है वो आपका अपमान करना चाह रहा होगा ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे संचार के 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में सामाजिक अंतर्क्रिया के अंदर सिद्धांत बताया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले मीड का सिद्धांत है। अब मीड का जो सिद्धांत है ना, देखो आपके शॉर्ट में आपको बहुत बार पूछ लिया भी जाता है, पर हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, ये मीड का सिद्धांत क्या है। तो मीड ने स्वयं के आधार पर प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया को देखने का प्रयास किया है। अब देखो, मैंने आपको भी ऊपर भी पढ़ाया था कि जो अंतर्क्रिया है वो कैसे होगी, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या फिर एक व्यक्ति समूह से, या फिर समूह समूह से जब प्रतिक्रिया करेगा किसी भी प्रकार की, तो वो अंतर्क्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पर स्वयं का तात्पर्य व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले सृजनात्मक अवयव से है, जो लगातार क्रियाशील रहते हैं। स्वयं दूसरे स्वयं से अंतर्क्रिया करता है, स्वयं के द्वारा बाहरी दुनिया के तत्वों का मूल्यांकन करता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है किसमें आती है, वो हमारे मीड के सिद्धांत में आती है। समाज का मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति स्वयं का हिस्सा है। मीड ने स्वयं की 2 अवस्थाओं को देखा है। प्रथम अवस्था में स्वयं विशुद्ध रूप है, जिसमें अपने मूलभूत आवेग होते हैं और वह मनमाने ढंग से क्रियाएं करता है। दूसरी अवस्था में मुझे या मेरी से संबंधित है, जिसमें दूसरे के प्रति स्वयं की अभिवृत्ति संगठित हो जाती है ना? और इस अवस्था में स्वयं दूसरों से सीखता है और दूसरों की वस्तुओं, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं आदि को भी अपना बना लेता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि जो स्वयं के माध्यम से अपनी गतिविधि को निर्धारित करता है, तो विकास में मीड ने भूमिका ग्रहण को महत्वपूर्ण भी माना है। तो ये हमारा जो है मीड का सिद्धांत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है ब्लूमर का सिद्धांत। ब्लूमर क्या कहते हैं? मीड के शिष्य ब्लूमर हैं, और उन्होंने बोला है कि इन्होंने मनुष्य की अंतर्क्रिया के व्यवहारवादी सिद्धांत को नकारा है। उन्होंने बोला जो मनुष्य का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, वो अंतर्क्रिया नहीं है। उनका मानना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत वेताओं ने जो उद्दीपन प्रतिक्रिया अवधारणा का विकास मानवीय अंतर्क्रिया को समझने में किया है, वह अपर्याप्त है। इसका मानना था कि व्यवहार में व्यक्ति ही निर्धारक तत्व है, यानी कि व्यवहार करते समय उस समय व्यक्ति जो है वो क्या नहीं करता, अंतर्क्रिया नहीं करता है। ये किसने बोला? ब्लूमर ने बोला है। और ब्लूमर कौन है? वो मीड के शिष्य हैं। अब बालक और अंतर्क्रिया की अगर हम बात करें, तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में अंतर्क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक का प्राथमिक समाजीकरण उसके परिवार में होगा। तो बालक सबसे पहले जो है वो अपना जो समाजीकरण है वो कहाँ कराता है? वो परिवार में। और परिवार के सदस्य का अहम योगदान बालक के विकास में होता है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार भी बोला गया है कि भाषा के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बालक के परिवार और विद्यालय की संस्कृति भाषा समृद्धि की सूचक होती है। अब विद्यालय में शिक्षक हो, बालक हो और उनके साथियों के मध्य होने वाली जो अंतर्क्रिया है, इसको साझा किया गया है, और ज्ञान बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद हम देखते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मानव संबंधों में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। जब व्यक्तियों के बीच में सहयोग नहीं होता, जब एक दूसरे के प्रति तरस भी नहीं होते, तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब द्वंद्व का मतलब आपने देखा होगा कि भाई अभी क्या है, मतलब कि आपका एक दूसरे के प्रति कोई लगाव भी नहीं है, आप एक दूसरे के न्यूट्रल भी नहीं हो, मतलब आपको एक दूसरे को देखकर ना बहुत संघर्ष जैसी स्थिति पैदा होती है। तो संघर्ष को समाज में स्वाभाविक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब सीमित लक्ष्यों को अनेक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो संघर्ष स्वाभाविक है, वहाँ पे द्वंद्व होता है। जैसे मैंने कहा आईफोन 14 लॉन्च हुआ, भाई सभी बंदे लेना चाहते हैं और फ़ोन जो है बहुत कम है, तो वहाँ पर जो स्थिति पैदा होगी वो किसकी स्थिति पैदा होगी? वो द्वंद्व की स्थिति पैदा होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी 2 वर्गों में या द्वंद्व के बीच सशस्त्र प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध, संघर्ष, ये नाम लिखे गए हैं। अब विपरीत सिद्धांतों और कथनों तर्कों आदि से विरोध भी द्वंद्व, और विचारों, मतों और पसंद के बीच में असामंजस्यपूर्ण व्यवहार भी द्वंद्व कहलाता है। अगर हमारे और तुम्हारे बीच में अगर कोई जो है विचार भी नहीं मिलते, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी द्वंद्व कहलाएगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब द्वंद्व का स्वरूप क्या है? तो मूलतः द्वंद्व परिवर्तन का एक साधन है। किसी भी चीज़ का परिवर्तन, परिवर्तन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अब द्वंद्व को सदैव हिंसक रूप में ना देखकर उसे परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। ये धारणा या विचार मिथ्य है कि द्वंद्व नैतिक रूप से गलत व सामाजिक रूप से अनचाहा है। अब द्वंद्व जो है सदैव त्याज्य या फिर विध्वंसात्मक ही नहीं होता है, यह समूहों के बीच में तनाव को समाप्त भी करता है और जिज्ञासा और रुचियों को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वंद्व का स्वरूप। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो द्वंद्व की प्रतिक्रिया है। तो ये इसकी तीन जो है मुख्य स्थिति दिखाई गई है, वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रतिकूल वातावरण, प्रस्तुत बाधाएं जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति से रोकती हो, ये पहला कारण है। दूसरा, मनुष्य के प्रहा द्वारा प्रस्तुत आंतरिक बाधाएं जो उसकी अस्वीकृति अस्वीकार्य प्रवृत्तियों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति को रोकती है। तीसरा, दो पारस्परिक विशिष्ट प्रवृत्तियों का एक साथ में उत्प्रेरण होना, जहाँ पर एक व्यक्ति की संतुष्टि से दूसरे व्यक्ति की तात्कालिक संतोष में बाधा पड़ती है। तो ये जो हमारे इसके अंदर पॉइंट हो गए। उसके बाद में आपका हमारा इसमें पॉइंट आता है पूर्वाग्रह या पूर्वाधारण। इसके बारे में देखेंगे तो पूर्वाग्रह एक ऐसी प्रवृत्ति मानी जाती है जिसमें बच्चे उन सभी बच्चों को जो उनके समूह में नहीं है तुच्छ या हीन समझते हैं। देखो, होने का मतलब क्या है कि पूर्वाग्रह और पूर्वधारण के अंदर, जैसे कि तुम्हारा ग्रुप है, कोई तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो तुम अपने ग्रुप को बहुत अच्छा मानोगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा ना उसको आप बहुत ज़्यादा बेकार मानोगे कि ये ग्रुप बेकार है, उसके जो लड़के हैं उस ग्रुप के अंदर वो बेकार हैं, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है ना। तो मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह को एक द्विमार्गी प्रक्रिया भी माना है। द्विमार्गी यानी कि दो मार्ग वाली, क्योंकि जिस बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह विकसित होता है, जिस बच्चे में पूर्वाग्रह विकसित होता है, इससे दोनों ही बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक अध्ययनों से पता चला है कि जिन बच्चों में पूर्वाग्रह अधिक होते हैं वह निर्दयी, असहनशील और सख्त और प्रतिशोधी होते हैं। फलस्वरूप ऐसे बच्चे उन बच्चों या व्यक्तियों से ठीक व्यवहार नहीं कर पाते जिनसे जिनके प्रति उनके किसी प्रकार का कोई भी पूर्वाग्रह होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई नापसंद है तो हमें नापसंद है, तो हम उसके साथ में कहीं पे भी जो है मैनेजमेंट नहीं बिठा पाएंगे सारी, है ना, और फिर दिक्कत होती ही रहेगी। अब पूर्वाग्रह का जो विकास है तो इसमें बुलाइए सबसे पहले जाति से होता है कि भाई समाज में अलग अलग विभिन्न जातियाँ हैं। हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश तो है, पर यहाँ पर जातियाँ भी अलग अलग हैं, और यहाँ पर देखा गया है कि भाई ऊंची जाति के लोग पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति जो है अधिक पूर्वाग्रही होते हैं, वो पहले की चीज़ों को लेकर चलते हैं। सामाजिक संघर्ष को देख लो आप, कि सामाजिक संघर्ष, दूसरे शब्दों में लोग युद्ध की नीति में इस समय उस राष्ट्र के प्रति अधिक पूर्वाग्रही हो जाते थे। जनसंचार का माध्यम हो गया, सामाजिक सीखना हो गया, सामाजिक देखो, जनसंचार का माध्यम अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे दूरदर्शन, समाचार पत्र, यहाँ पर दिखा दिया गया किसी दूसरे समूह के बारे में तो भी दिक्कत हो जाती है। सामाजिक सीखना, प्रत्येक बच्चा समाजीकरण के दौरान अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी से सीखता है, और वहीं यही कारण है कि पिता किसी जाति या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रही होंगे और उसके अंदर अपनी संतान को भी इसी तरीके से वो विकसित करना चाहेंगे, है ना। पूर्वाग्रह को निपटाने के जो उपाय हैं वो क्या है, तो इसमें बताइए अंतर समूह संपर्क। अंतर समूह यानी कि इंटरकास्ट वाला, जो मैंने आपको उसमें देखा होगा आपने, शादी होती है ऐसी अंतर समूह, यानी कि व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो सकती है अगर वो दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद में आपका वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। पूर्वाग्रह को कम करने का एक अन्य तरीका ये है कि लोगों को शिक्षित कर दो। अब जहाँ लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे पूर्वाग्रही व्यक्ति के पूर्वाग्रहों में कमी आती है, और क्योंकि ऐसी शिक्षा व्यक्ति को सही परिप्रेक्ष्य में सोचने और समझने का भी जो है रास्ता दिखाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अच्छी चीज़ों को सोच पाता है। पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार की अगर हम बात करें, तो इसमें वही वाली बात आ गई कि भाई रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। फिर असंगत भूमिका, व्यक्ति को ऐसा कार्य या भूमिका करने के लिए कहा जाए जो कि पूर्वाग्रह से मेल ना खाकर उसके ठीक विपरीत हो, तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका करने के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति भी बदल जाती है। और सामाजिक विधान, अब इसमें सामाजिक विधान में बताया गया है कि भाई पूर्वाग्रह को कम करने में तरह तरह के सामाजिक विधानों की भूमिका भी है। जब सरकार पूर्वाग्रह नियंत्रित संबंधी कोई विशेष विधान या कानून बनाती है, तो इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे कि पूर्वाग्रह में कमी आ जाती है। भारत में हरिजनों से संबंधित अनेकों तरह के पूर्वाग्रह थे, है ना, छुआछूत वाली बातें हो गई, सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, है ना। तो ये करीब करीब जो है धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। फिर आती है रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव जो व्यवहार है, आपका बिहेवियर है, रूढ़िवादी सोच जो है वो कौन सी होती है। तो रूढ़िवादी सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रदर्शित एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था और पूर्वाधारणों के आधार पर करती है। यह सामाजिक, राजनीति और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिकराल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। ये विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय में पुराने और आजमाए हुए विचारों संस्थाओं को कायम करने का समर्थन करती है। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी व्यवहार हो गया।
उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहार के प्रकार, नस्लीय रूढ़िवाद, जेंडर, सांस्कृतिक रूढ़िवाद, तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। नस्लीय यानी कि रंग के आधार पर काला, गोरा इस तरीके से, है ना? जेंडर के आधार पर लड़का-लड़की को लेकर है, संस्कृति के आधार पर दलित और कम धनी वर्ग, इन सब चीज़ों को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें व्यवहारों को कम करने की रणनीति क्या है? चिन्हों को हटा दो, जो पूर्वाग्रह की भावना को बढ़ावा देते हैं, है ना? पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भौतिक संकेतों को हटा दो। विद्यालय की स्थापना पे एक बहुसंख्यक समूह द्वारा की गई चीज़ों को यहाँ पर महसूस करा दो, है ना? मतलब जो ये महसूस कराते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना एक बहुसंख्यक समूह द्वारा की गई है, जिसके अंदर ये सब ऐसा होता है ना कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो ये स्कूल है वो किसने बनाया है, वो इस जाति के लोग ने बनाया या उसने बनाया, ये सब चीज़ें भी हटा दो। तो ऐसी चीज़ें करने के बाद में हम जो रूढ़िवादी व्यवहार को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा जो लेसन है उसके अंदर आपका जब ये यहाँ पर पॉइंट आता है बाल दुर्व्यवहार। इसमें बताया गया कि सबसे पहले जो है बच्चों के साथ में बार-बार जो है दुर्व्यवहार के 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक शोषण, उदाहरण के लिए बच्चे को मारना, पीटना, हिलाना, डुलाना, कूटना, काटना, जलाना, खुजलाना, गला घोंटना, ये सब के सब जो कारण हैं इसके अंदर। यौन शोषण, बच्चे और वयस्क के बीच में किसी भी प्रकार की यौन भागीदारी या संपर्क। यौन दुर्व्यवहार, यौन कार्य और अनाचार आदि, कि भाई किसी भी एक छोटे से बच्चे के साथ में कोई यौन शोषण कर रहा है तो ये भी गलत। भावनात्मक दुर्व्यवहार, कि भाई गाली गलौज करना, है ना? ये सब चीज़ें, उस किसी को लज्जा करना, उसको शर्मिंदगी दिला देना, और बालक की अपेक्षा करना कि भाई उसको जो है ये बेचारा गरीब है, ये है, वो है, मतलब इस तरीके से जो है चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए। तो उसके बाद में आपका हिंसा आता है। हिंसा 18 साल से कम उम्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार शामिल हैं, चाहे वे माता-पिता हो या कोई भी हो, है ना? बच्चों के खिलाफ अधिकांश बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। जैसे दुर्व्यवहार के तहत हिंसक सज़ा, साहित्य, शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा शामिल है, जो जो अक्सर बच्चे घर, परिवार और समाज में अनुभव करते हैं और इनके माता-पिता द्वारा देखभाल करने वालों और अन्य सगे-संबंधी द्वारा किया जाता है। धमकाने में साइबर क्राइम आ गया आपका, विद्यालय समाज में किए जाने वाले प्रकार के अवांछनीय व्यवहार हो गए, बच्चा डर जाता है ना? ये सब चीज़ें। यौन हिंसा में ज़बरदस्ती, सहमति के बगैर संबंध स्थापित करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉइंट ऑफ पॉइंट आपको यहाँ पर बता दी गई है। फिर हिंसा के प्रभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा मस्तिष्क और तंत्र के विकास को प्रभावित करती है। तो कम उम्र के अंदर हिंसा का सामना मस्तिष्क के विकास को बाधित कर देता है। अगर बच्चे के सामने किसी प्रकार की हिंसा हो गई तो बच्चा जो है डेवलप नहीं हो पाता सही से। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे हिंसा और अन्य प्रतिकूल संपर्क में आने से, जैसे धूम्रपान, शराब, नशीली दवाइयाँ, इनकी वजह से भी, है ना? हिंसा और अन्य प्रतिकूलताओं के संपर्क में आने वाले बच्चों के द्वारा स्कूल छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, कि अगर बच्चा अगर किसी प्रकार का हिंसा का शिकार है तो वो स्कूल छोड़ देता है। ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, है ना? और बाल हिंसा से पीड़ित बालक अपने भविष्य के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब एक्चुअल में बोला गया है कि जो बाल हिंसा है उसको कैसे रोक सकते हो आप? व्यक्तिगत स्तर, संगठनात्मक स्तर, समुदाय स्तर पर, 3 स्तरों पर बताया गया है। तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके से पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे-कैसे हम इस हिंसा को रोक सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको सारा लेसन समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी है, ये भी आप समझ लीजिए। सामाजिक अंतरक्रिया क्या है, जो ऊपर हमने पढ़ा, द्वंद्व क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, रूढ़िवादी क्या है, ये सब हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। बाल दुर्व्यवहार क्या है ना? और ये देखो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बार-बार आपके उसमें आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो कि बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।